नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। मुंबई के पास एक सबर्ब है जिसका नाम है मुंब्रा। आप सारे लोगों ने ये नाम ज़रूर सुना होगा और इसी मुंब्रा की ये कहानी है। साल है 2015। 17 अप्रैल 2015 को 17 साल का ही एक लड़का जिसका नाम है सुहेल कुरैशी, वो अपने घर से गायब हो गया। सुहेल अपनी माँ को ये बताकर गया कि वो बस किसी से मिलने जा रहा है, 10 मिनट में वो वापस आ जाएगा। लेकिन इसके बाद वो 10 मिनट जो है वो 10 घंटे, 10 घंटे 100 घंटे में तब्दील हो गए, लेकिन सुहेल कभी वापस नहीं लौटा। उसकी माँ बहुत परेशान हो गई। ऑब्वियसली 100 घंटे तक इंतज़ार नहीं किया, थोड़ी ही देर इंतज़ार करके जब बेटा वापस नहीं आया तो बहुत परेशान हुई और बेटे को ढूंढने के लिए पूरी ताकत लगा दी। आसपास तलाशा, जानने वालों से पूछा। जब सारी कोशिशें बेकार चली गई तो वो फिर पास के पुलिस स्टेशन में गई। उसकी माँ का नाम था फरीदा खातून। ये फरीदा खातून जो है मुंबई के ही जे हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है। तो फरीदा पुलिस स्टेशन गई और पुलिस स्टेशन जाकर ये बताया, 2015 की बात कर रहा हूँ, कि मेरा बेटा घर से निकला था और गायब हो गया, अभी तक आया नहीं, कई घंटे गुजर गए और उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखें और मेरा बेटा नाबालिग भी है तो प्लीज़ उसकी जांच करें। और जैसा कि आमतौर पर इस तरह के मामलों में होता है, पुलिस वालों ने बहुत ही कोल्ड शोल्डर फरीदा खातून को दिया। कहने का मतलब ये कि बहुत ही ढीला ढाला और नकारात्मक रवैया या जवाब पुलिस वालों ने फरीदा खातून को दिया और फरीदा से ये कहा कि बच्चे तुम लोगों के अक्सर जो है वो अजमेर शरीफ दरगाह चले जाते हैं, तो हो सकता तुम्हारा बेटा भी कहीं वही चला गया होगा, तो बेवजह तुम थाने में रिपोर्ट लिखवा रही हो, तुम इंतज़ार करो, वो लौट कर आ जाएगा, या फिर पता करो अजमेर में। अब पुलिस वालों से ये जवाब सुनकर फरीदा बहुत निराश हुई। उसे उम्मीद थी कि पुलिस वाले कुछ मदद करेंगे, लेकिन पुलिस वालों ने ऐसा ही टकासा जवाब दिया जो बहुत ही नेगेटिव था। तो फरीदा परेशान हुई और उसने फिर जो अजमेर शरीफ में उसके कुछ जानने वाले थे, कुछ रिश्तेदार थे, उनको फ़ोन भी किया और फ़ोन करके ये कहा कि बेटा सुहेल वो घर से निकला है और अभी तक लौटा नहीं है, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ है, हम बहुत परेशान हैं, हमें लग रहा है कि वो अजमेर गया है, तो अगर तुम लोग ज़रा पता करो, अगर पता चले तो हमें बताना। अजमेर में जो नाते रिश्तेदार हैं उन्होंने अपने तौर पर ढूंढा, लेकिन सुहेल के बारे में उन्हें भी अजमेर में कोई जानकारी नहीं मिली और उधर से भी एक तरह से देखा जाए तो नेगेटिव आंसर फरीदा को सुनने को मिला। मतलब फरीदा निराश हो गई। उधर से कोशिश हुई ज़रूर, लेकिन फरीदा को कोई जवाब नहीं मिला तो वो बहुत निराश हुई। इसके बाद फरीदा इधर उधर भागती रही। एक माँ का दिल है, बेटा गायब हो गया है, कैसे शांत बैठती, इधर उधर भागती रही। किसी ने कहा कि ऐसा करो, हो सकता है कि तुम्हारे बेटे को पुलिस ने, किसी दूसरे थाने की पुलिस ने पकड़ लिया हो किसी जुर्म में, और एक बार जेल में पता करो। फरीदा को लगा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, क्या पता पुलिस ने पकड़ लिया हो। अब फरीदा जो है वो ठाणे की जो जेल है वहाँ गई, फिर कल्याण में एक जेल है वहाँ गई, तालोजा में जेल है वहाँ गई। इन सारे जेलों में एक तरह से फरीदा ने अपनी ड्यूटी लगा दी। जब भी उसे अपने जॉब से फुर्सत मिलती, नर्स का वो काम करती थी, वहाँ से जैसे ही उसे छुट्टी मिलती वो इन जेलों में जाकर अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश करती। कभी जेलर से मिलती, कभी संतरी से मिलती, पूछती, अपने बेटे की तस्वीर दिखाती कि मेरा बेटा जेल में बंद है, क्या बताओ। हर जगह से जो है उसको नेगेटिव रिस्पॉन्स ही मिलता। आमतौर पर ऐसे भी जेल में अगर कोई कैदी बंद होता है तो ऑब्वियसली गेट में जो संतरी तैनात है उससे मिलकर जो है उस कैदी को ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत वीआईपी और नामी कैदी ना हो, क्योंकि हज़ारों लोग अंदर बंद होते हैं। संतरी किस किस को पहचानेगा, जो सिपाही है वो किस किस को पहचानेगा। तो ये कोई प्रैक्टिकल अप्रोच भी नहीं था। लेकिन एक होम मेकर और एक हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स, वो बेचारी क्या करती, उसके पास कोई आइडिया भी नहीं था कि कैसे पता करे। तो वो इन्हीं जेलों के अगल बगल आसपास भटकती रहती। कई बार उसने अपने काम से छुट्टी ली और पूरा पूरा दिन 8 से 10 घंटे जो भी ऑफिशियल आवर होता है वो जेलों के बाहर ही उसने एक तरह से धरना दे रखा कि काश अगर कोई गाड़ी में मेरे बेटे को लेकर जाए या बेटे को लेकर आए तो मैं देख लूँ। हर गाड़ी में वो ताक झांक करती। तो एक तरह से देखा जाए तो वो बहुत बेचैन थी और अपने बेटे को लगातार ढूंढ रही थी और निराशी हो रही थी। इस बीच किसी ने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हारा बेटा तो 17 साल का है, वो नाबालिग है, जेल में कहाँ मिलेगा, उसे जाके किसी करेक्शन होम में, किसी रिमांड होम में ढूंढो। अब फरीदा जो है वो रिमांड होम के चक्कर लगाने लगी। रिमांड होम में जहाँ नाबालिग बच्चे जो बहक जाते हैं या किसी अपराध में लिप्त होते हैं उनको रखा जाता है, वैसी जगहों पर जाकर फरीदा ने अपने बेटे को ढूंढना शुरू किया। लेकिन
वहाँ पर भी फरीदा को अपना बेटा सुहेल कुरैशी वो नहीं मिला, बहुत परेशान हुई। इसके बाद किसी ने ये भी सुझाव दिया कि देखो, दिल पे पत्थर रखकर एक बार पता कर लो कि कहीं किसी मॉर्ग में यानी किसी मॉर्चरी में तुम्हारे बेटे की लाश न पड़ी हो, ऐसा ना हो वो किसी हादसे का शिकार हो गया। फरीदा ये सुनकर ही दहल गई, माँ है, लेकिन दहलने के बावजूद उसने कहा कि चलो पता तो करना होगा, क्योंकि बेटा जिंदा है मुर्दा है कहाँ है कुछ नहीं पता चल रहा है, तो एक बार मॉर्चरी ही सही। तो ठाणे, मुंब्रा और आसपास के जो भी हॉस्पिटल थे, सरकारी हॉस्पिटल जहाँ भी मॉर्चरी थी, सारे मॉर्चरी में वो गई और जाकर उसने अपने तौर पर सुहेल कुरैशी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर जगह उसे निराशा हाथ लग रही थी। जिंदा मिलने की जहां उम्मीद थी वहां, और मॉर्चरी में भी निराशा हाथ लगी। और एक तरह से देखा जाए तो मॉर्चरी में निराशा हाथ लगना उसके लिए बहुत पॉजिटिव साइन था, क्योंकि इससे उसको ये महसूस होने लगा कि शायद उसका बेटा जिंदा है। तो एक उम्मीद भी बंधी रही उसकी। बहुत कोशिश करती रही जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन इन चीज़ों का हासिल कुछ नहीं निकला। कई महीने गुजर गए। अप्रैल के महीने में वो गायब हुआ था। कई महीने गुजर गए। कई महीने गुजरने के बाद उसे ये पता चला कि उसके बेटे सुहेल का एक दोस्त है जिसका नाम है शब्बीर, और वो भी उसी समय से गायब है जब से उसका बेटा सुहेल गायब है। ये बात जब फरीदा को पता चली तो उसको बड़ी हैरानी हुई। उसे लगा कि अरे, मेरा बेटा इसका मतलब अकेले कहीं नहीं गया है, उसके साथ शब्बीर भी गया है, तो क्यों ना शब्बीर के घर वालों से बात करें, ये पता करें कि उनको अपने बेटे से बातचीत हो पाई या नहीं, वो मिला या नहीं, पुलिस ने उनके बेटे को ढूंढा या नहीं। ये सब सोचती हुई फरीदा शब्बीर के घर वालों का पता निकालने में कामयाब हो गई। फरीदा को वहाँ के कुछ लोकल लोग और ख़ासकर एक लोकल जर्नलिस्ट लगातार मदद कर रहा था, और फरीदा को डूबते को तिनके का सहारा वाली बात थी। शब्बीर के घर वालों का पता मिल गया। अब फरीदा पहुंची शब्बीर के घर। शब्बीर के घर पर भी एक ऐसी माँ थी जो अपने बेटे के इंतज़ार में महीनों से टकटकी लगाए बैठी हुई थी, हसीना। अब फरीदा हसीना से मिली। दोनों ने एक दूसरे से अपना दुख अपना गम साझा किया, और दोनों का एक ही दुख था कि उनका बेटा जो है वो गायब हो गया है। अब ये जो लड़ाई फरीदा अकेली लड़ रही थी, अब उसमें हसीना का भी साथ मिला। तो अब फरीदा और हसीना इन दोनों ने मिलकर अपने अपने बेटों की तलाश शुरू की, और एक साथ दोनों ढूंढने लगी कि काश कोई लीड, कोई क्लू मिले, क्योंकि पुलिस तो कोई मदद कर नहीं रही, कहीं से कोई जानकारी मिल नहीं रही, अपने तौर पर ही ढूंढूंगी, ये वो कोशिश करती रही। और इस कोशिश में उन लोगों ने, इनके जो बेटे थे शब्बीर और सुहेल कुरैशी, इनके जो कॉमन फ्रेंड्स हैं उनसे मिलना जुलना और उनसे बातचीत करना शुरू किया, जानकारी जुटाने की शुरुआत की कि उनके बेटे कहाँ हो सकते हैं। इस कोशिश में कई महीनों के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेजर क्लू इन दोनों माओं को मिला। फरीदा को और हसीना को इन दोनों बच्चों के एक कॉमन फ्रेंड ने इशारों ही इशारों में ये बताया कि उनके बच्चों की हत्या की जा चुकी है। वो डर जो कहीं बैक ऑफ द माइंड इन दोनों महिलाओं के दिमाग में या दिल में था, वो इशारों ही इशारों में जब बात पता चली कि हत्या हो चुकी है तो वो और घबरा गई, वो डर गई, और उनको लगने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, किसने हत्या की होगी, दो लड़कों की हत्या कर दी, लाश कहाँ गायब कर दी, ये तमाम सवाल उनके मन में थे। तो जो कॉमन फ्रेंड ये हिंट दे रहा था उससे इन्होंने पूछा कि भाई किसने हत्या की, क्यों की। तो उसी कॉमन फ्रेंड ने दो लोगों के नाम भी लिए और बताया कि ये दो लोग भी जो है वो शब्बीर के और सुहेल के दोस्त थे, लेकिन इन्हीं दो लोगों ने सुहेल की और शब्बीर की हत्या कर दी। जो ये बात बता रहा था वो अपनी पहचान उजागर होने नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो इशारों में बातें कर रहा था। लेकिन इशारों में बातें करते करते उसने दोनों लोगों के, जिन्होंने कत्ल किया था या जिन पर कत्ल का इल्ज़ाम था, उनके नाम भी लिए। इन दो लोगों के नाम थे, एक का नाम था दीपक वाल्मीकि और दूसरे का नाम था मोहम्मद चौधरी। तो ये जो दीपक वाल्मीकि और मोहम्मद चौधरी हैं, इनके बारे में अब फरीदा और हसीना ने अपने तौर पर पता किया तो पता चला कि ये उसी इलाके में रहने वाले लड़के हैं और इनके साथ कॉमन फ्रेंडशिप उनके बच्चों की भी थी। लेकिन अब जाहिर सी बात है, दोनों बच्चे उनके हैं नहीं तो फ्रेंडशिप भी खत्म हो चुकी है। लेकिन क्या इन दोनों लोगों ने कत्ल किया है, नहीं किया है, इनके मन में ये डर, ये शंका तो अब थी, लेकिन जाकर डायरेक्ट तो पूछ नहीं सकते थे। इन्होंने सोचा कि अब एक बार फिर से पुलिस के पास चलने का वक्त आ गया है। और इस बार ये दोनों माताएं, ये दोनों पहुंची ठाणे क्राइम ब्रांच के ऑफिस में और क्राइम ब्रांच के ऑफिस वालों को पूरी कहानी बताया कि किस तरह से हम अप्रैल महीने से ये लगातार ढूंढते हुए आ रहे हैं और अब इतना वक्त गुजर चुका है, बेटे हमारे मिले नहीं। अब हमें जानकारी मिली है कि हमारे दोनों बेटों की
हत्या की जा चुकी है और हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के दोस्त दीपक वाल्मीकि और मोहम्मद चौधरी है। तो प्लीज़ आप लोग एक बार अपने तौर पर, आप पुलिस वाले हैं, ज़रा पता कीजिए, वेरीफाई कीजिए कि क्या ये बात सच है। क्राइम ब्रांच वालों को खटका लगा कि वाकई अगर 2 लड़के गायब हैं 17-18 साल के और इतने महीने हो गए, कोई लीड नहीं, कोई फ़ोन नहीं, कोई सुराग नहीं, अगर ज़िंदा हैं तब तो ऐसा होना नहीं चाहिए था, और अगर मर गए हैं तो मरने का रीज़न ये बता रही है, तो क्यों नहीं उन दोनों लड़कों से पूछताछ की जाए। क्राइम ब्रांच की फ़ौरन एक टीम बनाई गई और उस टीम ने दीपक वाल्मीकि और मोहम्मद चौधरी को एप्रीहेंड कर लिया, पकड़ लिया। देखा जाए तो क्राइम ब्रांच के लिए इस केस को इन 2 माओं ने और ख़ासकर फरीदा ने तश्तरी में सजा कर पेश कर दिया कि लीजिए साहब, अब इस केस को सॉल्व कर दीजिए। तो क्राइम ब्रांच ने इस केस को सॉल्व किया। इन दोनों को पुलिस ने उठाया, दीपक वाल्मीकि को और मोहम्मद चौधरी को, और उठाने के बाद जब इनसे सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने कबूल कर लिया कि हाँ, उन्होंने 17 अप्रैल को ही इन दोनों लड़कों की हत्या कर दी थी। क्यों की? ये भी एक सवाल था, बड़ा सवाल, भाई मोटिव क्या था? तो उसके पीछे जो है एक रिश्तों के पेच की अजीबोगरीब कहानी सामने आई। पता ये चला कि ये जो वाल्मीकि है, दीपक वाल्मीकि, ये शब्बीर की जो बहन है उसके साथ उसकी मित्रता थी, दोस्ती थी, और ये बात शब्बीर को नागवार गुजरती थी। शब्बीर अक्सर जो है दीपक वाल्मीकि के आड़े आ जाता था और उसे डराता धमकाता था कि मेरी बहन से न मिला करो। दोनों के बीच में तनातनी और लड़ाई का माहौल होता था। तो दीपक वाल्मीकि को लगता था कि क्यों ना इस रिलेशन को या इस दोस्ती को कंटिन्यू करने के लिए वो शब्बीर को ही रास्ते से हटा दे। लेकिन शब्बीर को अकेले रास्ते से हटाना संभव नहीं था, तो इसीलिए दीपक वाल्मीकि ने अपने एक और दोस्त मोहम्मद चौधरी को अपने साथ मिलाया, और मोहम्मद चौधरी और दीपक वाल्मीकि इन दोनों ने मिलकर तय किया कि वो शब्बीर की हत्या करेंगे। इस तरह से उन्होंने प्लानिंग की और 17 अप्रैल 2015 को उन्होंने पहले शब्बीर की हत्या कर दी। उसके बाद उन्होंने धोखे से उसके दोस्त सुहेल को भी बुलाया, यानी फरीदा के बेटे को। सुहेल घर वालों को बताकर आया कि बस 10 मिनट में आता हूँ, और उसके बाद 10 मिनट कभी ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने उसी रोज़ सुहेल की भी हत्या कर दी। अब सवाल यह है कि दुश्मनी तो चलो शब्बीर से थी, सुहेल की हत्या क्यों की? तो सुहेल की हत्या इसलिए की क्योंकि दीपक वाल्मीकि और मोहम्मद चौधरी को ये लगता था कि दीपक वाल्मीकि का जो सीक्रेट अफेयर, कथित तौर पर मैं कहूँगा, शब्बीर की बहन से चल रहा था, उस अफेयर के बारे में सुहेल चौधरी ने ही शब्बीर को बताया है, नहीं तो शब्बीर को इसके बारे में कभी जानकारी नहीं मिलती। और तब से शब्बीर जो है इस चीज़ के आड़े आ रहा है, उनको परेशान कर रहा है। इसीलिए वो शब्बीर की तो हत्या करना ही चाहते थे, लेकिन ये मानते थे कि सुहेल ने शब्बीर के लिए एक इन्फॉर्मर के तौर पर काम किया है, तो इसीलिए वो सुहेल की भी हत्या करना चाहते थे। प्लानिंग दोनों ने की थी और दोनों ने प्लानिंग करके 2 लड़कों की हत्या कर दी। और न सिर्फ हत्या कर दी, हत्या करने के बाद उन्होंने दोनों लाशों को दफना भी दिया। दफनाया कहाँ? एक जगह है तुरभे नाम की, उस तुरभे नाम की जगह पर इन लोगों ने वो बॉडी दोनों की दफना दी थी। पुलिस ने जब इन दोनों से सख्ती की तो इन लोगों ने कत्ल की बात तो कबूली ही, और फिर ये भी बताया कि किस तरह से कत्ल करने के बाद उन्होंने दोनों की लाश दफनाई थी तुरभे में। और जब तक पुलिस तफ्तीश करके इस मामले को पूरी तरह सुलझा पाती, अप्रैल से लेकर नवंबर महीने का वक्त आ चुका था। तो नवंबर महीने में पुलिस ने इन दोनों को पकड़ा, और पकड़ने के बाद इनकी निशानदेही पर पुलिस पहुंची तुरभे, जहां पर एक सुनसान जगह पर इन्होंने दोनों की लाशें दफनाई थी। तो दीपक वाल्मीकि और मोहम्मद चौधरी के बताने पर, उनकी निशानदेही पर, पुलिस ने तुरभे से दोनों लड़कों के, सुहेल कुरैशी के और शब्बीर के डेड बॉडीज़ को जो है वो रिकवर किया, उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और आगे फर्दर तफ्तीश आगे बढ़ाई। तो इस तरह से क्राइम ब्रांच ने इस मामले को सॉल्व किया। लेकिन ये कहना शायद सही नहीं होगा कि क्राइम ब्रांच ने सॉल्व किया। सही बात तो वो होगी कि इस मामले को फरीदा ने और हसीना ने, 2 माओं ने मिलकर सॉल्व किया, जो अपने बेटे की गुमशुदगी का पता लगा रही थी, और पता लगाते लगाते दोनों माओं ने मिलकर दोहरे कत्ल के एक सनसनीखेज मामले का खुलासा कर दिया। तो आज की कहानी यहीं तक। लेकिन इस पेशकश को ख़त्म करने से पहले जो मेरी प्रीवियस स्टोरी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक स्मार्ट वॉच से बिहार की पुलिस ने कत्ल के एक सनसनीखेज मामले को सुलझाया है, उस स्टोरी पर जिन लोगों ने कमेंट्स किए हैं, आइए कुछ लोगों के नाम और कमेंट्स फिलहाल पढ़ता हूँ। गौरव कुमार दास ने कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। इन्होंने कहा है कि
कि वो रेगुलर कमेंट करते हैं और ये बताते हैं कि मैं जो है वो रोहित शर्मा की तरह दिखता हूँ, ऐसा उनको लगता है और मैं इस चीज़ का कोई जवाब नहीं देता हूँ। तो खैर ये कमेंट मैंने पहले नहीं देखी थी, ईमानदारी से आपको बताऊँ। आपने ये कमेंट किया है तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। रोहित शर्मा बहुत बड़े आदमी हैं, सेलिब्रिटी हैं, उनके साथ नाम जुड़ना भी जो है वो गौरव की बात है। मैं ऐसा महसूस करता हूँ, बीइंग अ क्रिकेट लवर, ऐसा तो खैर मैं महसूस करता ही हूँ। निवेदिता गुप्ता ने भी कमेंट किया है। उन्होंने लिखा है कि आज अपने कमेंट्स को काफ़ी तवज्जो दी है, थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस सिंपल स्टोरी। उन्होंने ये भी लिखा। एग्जैक्टली निवेदिता जी, जब स्टोरी थोड़ी सिंपल होती है और ज़बरदस्ती में स्टोरी को पुल नहीं करना चाहता, खींचना नहीं चाहता, तो कमेंट के लिए थोड़ा सा वक्त बच ही जाता है। और एक हमारे दर्शक हैं कुसुमांजलि, हमारी दर्शक है मैं ऐसा कहूँगा, इन्होंने लिखा है कि आप छुट्टी पर ज़्यादा रहते हो भाई, इतनी छुट्टी करना गलत है। नहीं, छुट्टी पर नहीं रहता हूँ। जब मैं बीच में गैर हाजिर था उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि मेरे कुछ और भी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो कई बार उन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से यहाँ मैं हाजिर नहीं हो पाता हूँ और उस चीज़ की खलिश मेरे दिल में भी रहती है, तकलीफ़ रहती है। मुझे लगता है कि काश कि मैं मतलब ये कहानी भी रिकॉर्ड कर पाऊँ जो मतलब सुप्रतिम से सुनिए ये जो रिकॉर्ड करता हूँ। तो खैर सुहाना आरी वर्क के नाम से एक आईडी है, उन्होंने लिखा है कि सर कुछ लोग फालतू कमेंट करते हैं और ऐसे बोलने वाले लोगों के कमेंट को रीड मत किया करें। और भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, मैं तसल्ली से पढ़ूंगा। थैंक यू वेरी मच। इस तरह की बातें हौसला अफजाई करती हैं मेरा। और हालांकि मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि व्यक्तिगत आक्षेप न लगाकर अगर मुझसे कोई मतलब जनरल स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई शिकायत हो तो बिल्कुल करें, उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं उतनी आलोचना तो सह सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर मैं कमेंट करने के लिए कहता हूँ तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग सिर्फ मेरे लिए अच्छी बातें ही लिखेंगे, ऐसा हो भी नहीं सकता। लेकिन बस वो मर्यादा के दायरे में हो तो थोड़ा अच्छा लगता है। ऐसे भी जब हम कहते हैं कि क्राइम तक फैमिली, तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी फैमिली की तरह बिहेव करें। विनय नासवाले जी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। मेहदी रिजवी ने भी कमेंट किया है। शिवम शुक्ला ने कमेंट किया, उन्होंने कहा है कि जो भी कहानियाँ मैं लेकर आता हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। और राघवेंद्र तिवारी जी के कमेंट हैं। पीके चंद्रा जी हैं, बोट गेमर के नाम से आईडी है। एलके फैशन हमारे रेगुलर लिसनर हैं। रोहित राय हैं और उन्होंने कहा है कि जो शम्स सर जहाँ से कहानी सुनाते हैं और मैं जिस जगह से बैठकर अपना प्रोग्राम पेश करता हूँ उसका बैकग्राउंड आमतौर पर एक ही जैसा होता है। क्या ऐसा कोई स्टूडियो बनाया हुआ है क्या सर? बिल्कुल दोस्त, स्टूडियो तो है ही। और जब भी हम सब आपसे मुखातिब होते हैं तो स्टूडियो से ही मुखातिब होते हैं। इसमें अलग अलग बैकड्रॉप और बैकग्राउंड्स बने हुए हैं। मिस्टर अंशु हैं, मुकेश यादव जी, इन्होंने भी कमेंट किया है। बेसिकली ये अनूपपुर के रहने वाले हैं और मध्य प्रदेश के, और वो रेगुलर लिसनर हैं हमारे। मौलाना निसार अहमद नागपुरी साहब हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निखिल रूल्स हैं और इसके अलावा मिस रूबी ध्रुव, ये बेसिकली शिवम ध्रुव हैं छत्तीसगढ़ से, उन्होंने कमेंट किया है। सोनू राठौर ने भी कमेंट किया है। प्रदीप भाम्बू जी हैं और साई रत्ना ने भी कमेंट किया है। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का इतने सारे अच्छे और पॉजिटिव कमेंट्स के लिए, अपनी बात मुझ तक पहुंचाने के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आज जो कहानी मैंने आप सबके सामने पेश की उस पर आपका नज़रिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, प्लीज़ मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।